में से एक परिभाषा है, ये अच्छी परिभाषा नहीं मानी जाती है। दर्पण है तो दर्पण कैसा है, उत्तल है, अवतल है, सामान्य है, कैसा दर्पण है, फिर ये सवाल उठेगा। प्रेमचंद गोदान लिखते हुए ध्यान रखते हैं कि जो बुरा है उसे बड़ा करके दिखाते हैं, जो अच्छा है उसे छोटा कर देते हैं, क्योंकि अच्छाइयां भी दिख जाएंगी तो पढ़ने वाला सोचेगा सब ठीक ही तो चल रहा है। इसलिए वो दुखद प्रसंगों को ज्यादा जूम करते हैं, जूम इन करते हैं, और जो सुखद प्रसंग है उनको हल्का हल्का साइड पे कर देते हैं, ताकि पढ़ने के बाद पाठक के मन में संवेदना पैदा हो। ये जो लेखक है, और कुछ लेखक क्या करेंगे, वो सुखद पक्षों को जूम इन कर देंगे ताकि अच्छी अच्छी तस्वीर, जैसे यश चोपड़ा की फिल्में हैं, अच्छी तस्वीर दिखेगी, ना गरीबी, ना भूखमरी, ना अकाल, कुछ दिखेगा। सारी जिंदगी एक युवा और एक युवती के बीच में है, जिनके मूल में एक ही सवाल है कि क्या यही प्यार है। और नायक के दोस्त ने कहा है कि, नायिका के दोस्त ने कहा है कि वैलेंटाइन डे के दिन अगर सच्चा प्रेम होगा तो रात 12 बजे से पहले तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। और रात को 11:59 पर शाहरुख खान दीवार कूद के अंदर टापता है पिज्जा देने के लिए कि तुम्हारा पिज्जा छूट गया था, और नायिका को एहसास हुआ यही मेरा वैलेंटाइन है। उस कहानी में ना गरीबी है, ना भूखमरी है, ना बेरोजगारी है, कोई समस्या नहीं, ना कोई दंगा होता है, ना आरक्षण की समस्या वहां आती है, कुछ नहीं होता है, नोटबंदी भी नहीं होती वहां पर, तो सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में। रेशमी लिहाफ सबके पास है, मोटी रजाइयां हैं, गद्दे हैं, किसी को तनाव नहीं। वो भी दर्पण नहीं है। हाँ, समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनकी कहानी हो सकती है, पर समाज का दर्पण तो नहीं है। मैला आंचल क्या है, एक ऐसा दर्पण है जो ना उत्तल है, ना अवतल है, ना सिलेक्टिव है, ना फोकस करता है कहीं, ना डिफोकस करता है, सिंपल है। पूरे गांव में जो है, जैसा है, अच्छा है, बुरा है, वैसा का वैसा उपन्यास में लिख दिया है। अब इसके बाद आपको जो निष्कर्ष निकालना हो निकालते रहिए। जिंदगी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं लिख रहे हैं। जिंदगी कितनी गंदी हो सकती है ये भी नहीं बता रहे, जिंदगी जैसी है वो बता रहे हैं। और आंचलिक उपन्यास की ब्यूटी यही है कि लेखक अपनी ओर से थोपता नहीं कुछ भी, वो केवल एक निष्क्रिय दूरबीन समझ लीजिए, एक निष्क्रिय चश्मा समझ लीजिए, वो केवल उन सब चीजों को देखकर अपने लफ्जों में आपके सामने पेश कर देता है। उसकी भूमिका सिर्फ इतनी है। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूं, पता नहीं अच्छा किया या बुरा। ये इनका पहला उपन्यास है, ध्यान रखिएगा, इसलिए साहित्य की दहलीज पर आ खड़े हुए हैं, इससे पहले खड़े नहीं हुए, पहली बार साहित्य लिख रहे हैं। और पहली बार में कोई व्यक्ति इतना मौलिक कैसे हो सकता है, सोचिए। अच्छा, इस उपन्यास में मजे की बात है, इसमें गोदान का जिक्र भी है। एक स्थान पर नायिका और उसकी मम्मी जी कई उपन्यास पढ़ रहे हैं, उसमें गोदान भी एक उपन्यास है, रंगभूमि भी है, तो अच्छा संयोग है कि मैला आंचल में गोदान का जिक्र भी आ गया है। तो साहित्य की दहलीज पर खड़ा हुआ हूं, पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो अपने निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। ये क्यों कह रहा है लेखक बेचारा? क्योंकि लेखक को किसी को सफाई देनी है। लेखक को कई बार अपने समूह के लोगों को सफाई भी देनी होती है। जैसे मन्नू भंडारी महाभोज की भूमिका में क्या लिख रही हैं, अपने अंतर जगत में बने रहना, अपने मन की समस्याओं पर बात करना मुझे भी अच्छा लगता है, जैसा मेरे दोस्तों को लगता है, किंतु जब घर में आग लगी हो तब अपने अंतर मन में बने रहना क्या किसी हद तक अश्लील नहीं हो जाता? यही प्रश्न इस रचना के पीछे मूल में रहा है। इनको क्या समस्या है? ये समाजवादी आदमी है, सोशलिस्ट है। अब सोशलिस्ट आदमी ये करे तो क्या करे? जब ये अपने गांव की वास्तविकता दिखाएगा तो उसमें सोशलिस्टों की वास्तविकता भी आएगी। और ये बात सच है कि हर पार्टी के लोग अपने कर्मों में कई प्रकार की नीचताएं करते ही हैं, सोशलिस्ट भी करते हैं। अगर सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को ठीक से दिखा दिया तो अपनी पार्टी के लोग क्या कहेंगे, बस विभीषण है, घर का भेदी लंकड़ है, सब लिख दिया हमारे बारे में, अरे छिपा लेते हमारे बारे में। और अगर अपनी पार्टी के बारे में छिपा लिया तो फिर आंचलिक उपन्यास से न्याय कैसे होगा? जो प्रतिज्ञा ली है कि दर्पण की तरह बिहेव करूंगा और दर्पण भेदभाव नहीं करता है, वो प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? आरएसएस के आदमी उनकी खाल खींच दी है पूरी।
ठीक है, कांग्रेसी आदमी उनकी खाल खींची दी है पूरी की पूरी। जब हर पार्टी की खाल खींच रहे हो तो भाई अपनी पार्टी कैसे छोड़ दोगे? तो उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी पार्टी की भी खाल खींची है। और उसके बाद से समाजवादियों ने खूब आरोप लगाया इनके ऊपर कि ये आदमी ठीक आदमी नहीं है, रेणु इसने सही नहीं लिखा, इसने अपनी ही पार्टी, मतलब पार्टी के मेंबर उस तरह से नहीं थे, उस विचारधारा से उनका संबंध था, अपनी ही विचारधारा की नींव खोद दी है रेणु ने, ये आरोप लगने लगे। उन्हीं आरोपों को ध्यान में रखते हुए लिखा है, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। निष्ठा पार्टी को लेकर है, विचारधारा को लेकर है, पर यह उपन्यास लिखते हुए मैंने अपनी विचारधारा को साइड में रखा है, केवल आंचलिक उपन्यास हिंदी साहित्य में लिखा जाए, इस प्रतिज्ञा का ध्यान रखा है। भूमिका का मर्म समझ गए क्या, किस बात का क्या मतलब है? अब इसकी कहानी देखिए, इसकी कहानी दरअसल वैसी कहानी है नहीं कि मैं आपको कहानी के रूप में सुना सकूं। कहानियां वो होती है जिसमें एक सीधा क्रम चलता है, बीच बीच में ठीक है, यहां निकल गई, यहां निकल गई, यहां निकल गई, फिर यहां से यहां जुड़ गई, यहां से यहां जुड़ी, ऐसे ऐसे करके चल सकते हैं। इसमें वैसी कहानी नहीं है। इसमें तो आप इतना पढ़ेंगे, फिर यहाँ कहानी निकल गई, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये, ऐसे ऐसे कहानी चल रही है और सब मिलके बन जाता है मेरीगंज। इसलिए इसकी कहानी का तरीका वैसा है ही नहीं जैसी कहानी बचपन से आपने सुनी है। तो हम कहानी वैसे नहीं सुनेंगे, बल्कि हम चरित्रों से, घटनाओं से परिचय लेते हुए एक मुकम्मल समझ बन जाए कि महिलांचल क्या है, ये प्रयास करेंगे। और कहानी जैसा आनंद भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जिस क्रम में कहानी है उस क्रम में नहीं चल सकते, क्योंकि एक कहानी चल रही है 5वें खंड में, उसके बाद 18वें में आ रही है। अगर हम ऐसे करेंगे तो समझना मुश्किल होगा, तो हम बीच बीच के खंडों को जोड़ के समझेंगे ताकि एक मोटी मोटी समझ इस उपन्यास के बारे में आपको बन जाए। अगर आप इसको पढ़ पाएं तो अच्छी बात है, ये हिंदी का सबसे शानदार उपन्यास है। न पढ़ पाए तो बहुत तनाव मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें व्याख्या के बहुत कम प्रसंग हैं, वो प्रसंग हम आपको बता ही देंगे और कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए, जो मेलांचल है, अगर उसके स्थान की बात करें तो स्थान इसका है मेरीगंज। मेरीगंज, मेरी नाम की एक महिला थी, उसके नाम पर मेरीगंज पड़ गया है। गंज तो स्थान सूचक शब्द होता ही है। गंज पुरुषों में एक उम्र के बाद स्थान सूचक शब्द अलग से भी हो जाता है, लेकिन वैसे इसको स्थान सूचक दरियागंज, पहाड़गंज हिंदी में अगर देखें तो कुछ शब्द मिल जाते हैं। तो मेरी नाम की एक महिला थी, मार्टिन की पत्नी थी, उसका जिक्र मैं करूंगा। पहले हम समझते हैं कि मेरीगंज का जो भूगोल है, बहुत सारे टोले हैं, कुछ टोले हैं, कुछ टोली है। और आप जानते हैं कि गांव की दुनिया में टोला या टोली का मतलब है कि एक विशेष समुदाय के व्यक्तियों का एक साथ रहना। एक क्या समझ, मोहल्ला समझ लीजिए, एक छोटा सा मोहल्ला है। तो हम एक एक करके टोला लेते हैं, उस टोला के प्रमुख व्यक्तियों का परिचय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है? उससे कहानी आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो मेरीगंज में जिस टोले से शुरुआत कर सकते हैं, उस टोले का नाम आप कह सकते हैं राजपूत टोला या टोली। राजपूत टोला जो है, इसका एक नाम और है, इसे विरोधी पक्ष के लोग बोलते हैं सिपहिया टोला या सिपहिया टोली। तो कभी अगर आप ये शब्द पढ़ें सिपहिया टोला या टोली, तो वो भी इसी के बारे में है, ठीक है? यह राजपूत लोग रहते हैं, सीधी सी बात है। इन राजपूतों के जो सरदार हैं उनका नाम है राम कृपाल सिंह। सिंह नहीं, सिंह। देखिए, क के नीचे रे लगाएंगे तो शहर हो जाएगा। गांव में क के नीचे री नहीं लगता है, गांव में तो किर होता है। राम कृपाल सिंह, सिंह ऐसे वाला। तो राम कृपाल सिंह जी जो हैं, वो राजपूत टोले के मुखिया हैं। इनका एक बेटा है, बेटे का नाम संस्कृत में कुछ रहा होगा, आप अनुमान कर सकते हैं, लेकिन नाम इसका जो प्रचलित है वो शिव शक्कर सिंह है। आपको पता क्या रहा होगा? शिव शंकर सिंह था, लेकिन गांव में शंकर का शक्कर हो जाना बहुत स्वाभाविक, तो इसका नाम है शिव शक्कर सिंह। शिव शक्कर सिंह का एक बेटा है, जवान है, अभी थोड़ा सा आक्रामक रहता है, गुस्से वाला है, और
आरएसएस का जो संगठन चलाने वाला व्यक्ति है उसका दोस्त है काफी अच्छा, इसकी आस्था उस पार्टी में ज्यादा है। इसका नाम है हरगौरी सिंह। इसी वीरता के चक्कर में जल्दी निपट भी गया है। बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार, इस प्रतिज्ञा को इसने पूरा किया अपने जीवन में, बहुत जल्दी निपट गया है। कैसे निपटा है बाद में समझेंगे, ठीक। तो ये 3 कैरेक्टर्स ध्यान रखिएगा। हरगौरी सिंह थोड़ा गुस्से वाला आदमी है, और हरगौरी सिंह की दोस्ती मुख्य रूप से किससे है, जो आरएसएस के संचालक जी हैं उनसे इसकी दोस्ती रहती है। ये 3 लोग इस टोली में काफी है। एक दूसरा है कायस्थ टोला, और इस समय झगड़ा मुख्य रूप से चल रहा राजपूतों और कायस्थों में। ब्राह्मण लोग राजपूतों को सपोर्ट करते हैं कि कायस्थ बड़ा खराब होता है, तुम फिर भी ठीक हो तो तुम ठीक से रहो हमारे साथ। कायस्थ टोला को कुछ लोग बोलते हैं मालिक टोला, ये बोलते हैं गरीब लोग, क्योंकि वहां के तहसीलदार जो है कायस्थ टोले में ही रहते हैं। और जो राजपूत लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो बोलते हैं कैथ टोला, ताकि निरादर कर सके। कैथ टोला, इन तीनों का एक ही मतलब है, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो शुरुआत में उपन्यास में तहसीलदार की भूमिका में है, उसका नाम है विश्वनाथ प्रसाद। तो विश्वनाथ प्रसाद नाम के जो शख्स है इस उपन्यास में, उनका जो शुरुआती परिचय वो है तहसीलदार। उस समय तहसीलदार का मतलब किसी खास राजा का तहसीलदार होना होता था, तो राजा पारबंगा के तहसीलदार। यानी मेरीगंज के तहसीलदार वही हैं, आसपास कुछ और इलाके के भी हैं, लेकिन पूरी तहसीलदारी राजा पारबंगा से उनको मिली हुई है। स्पष्ट हुआ एकदम। बहुत विचित्र किस्म के पीस हैं, इनको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। उपन्यास के अंत तक मौजूद रहेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। जो विश्वनाथ प्रसाद नाम के व्यक्ति हैं, इनकी पत्नी है, बेटी है। इनकी एक बेटी है, उसका नाम है कमला, और कहीं कहीं प्यार से बोलते हैं कमली। पूरे गांव में गमकौआ साबुन एक के ही पास है, वो कमली के पास है। और जब कमली गमकौआ साबुन का इस्तेमाल करती है, पूरा गांव गम गम करने लगता है। सुगंध में साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन गांव जानता है, लेकिन ये साबुन नहीं जानता है। ये पूरे गांव में एक के पास है। बाद में एक जगह और आ गया है, रम्पी अड़िया के पास। रम्पी अड़िया आएगी थोड़ी देर में। और रम पीती है ऐसा नहीं है, रम्पी अड़िया इसलिए उसका नाम नहीं है, राम प्यारी था तो रम्पी अड़िया हो गया उसका नाम। तो जो कमला या कमली है, फिर कमला की मम्मी यानी कि इनकी पत्नी है, और एक इनके घर में सहायिका है जिसका नाम है सेबिया। सेबिया इनकी नौकरानी है। जब विवाह हुआ था उसी समय जो उनकी पत्नी है उनके साथ उसको बुला लिया गया था, और उसके बाद से वो यौवन के समय से उस घर में रहते रहते घर का मेंबर ही हो गई है। सेबिया उसका नाम है। और विश्वनाथ प्रसाद का एक है बहुत ही विश्वस्त व्यक्ति जिसको बेतार का तार कहते हैं। हर गांव में एक नारद मुनि होते हैं, एक रेडियो होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नारद मुनि विश्व के पहले पत्रकार थे। कुछ लोग पत्रकारिता का इतिहास नारद मुनि से शुरू करते हैं कि अब देखा वो देवताओं के बीच में संपर्क का साधन वही थे। नारायण नारायण ये सूचना वहां पर दी। वो हेलो हेलो था मतलब उस जमाने का। तो हेलो हेलो का मतलब नारायण नारायण और उसके बाद सूचना का आदान प्रदान। तो इनके पास एक व्यक्ति है सुमृत दास। सुमृत दास इसका नाम प्रसिद्ध है गांव में बेतार का तार। बेतार का तार ये इनका सहायक है। सारी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको इतने नाम अगर पता है तो पर्याप्त है। ये शुरुआत में विश्वनाथ प्रसाद 1000 बीघे के काश्तकार हैं। 1000 बीघे की जमीन पे इनकी खेती चलती है। बाद में और अमीर हो गए। इनकी अमीरी बढ़ती गई। वो कैसे बढ़ेगी उपन्यास के बीच में हम देखेंगे। 2 टोले हो गए, ठीक से देख पा रहे हैं टोलों को। तीसरा टोला रहता है यादव टोला।
उस समय यादव समाज बहुत ताकतवर नहीं था, लेकिन ताकत हासिल करने में लगा हुआ था, तो उसकी कहानी बड़ी रोचक है। यादव टोले के जो प्रमुख हैं उनका नाम है खेलावन यादव। खेलावन यादव। तो खेलावन यादव की अपनी कहानी बहुत रोचक नहीं है, लेकिन हाँ, खेलावन यादव महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनका एक बेटा है सकलदीप, और ज्योतिषी ने कह दी है कि 18 साल की उम्र होते ही सकलदीप का माँ बाप से वियोग लिखा है। इस बात से लोग भयानक चिंता में है कि वियोग का मतलब क्या है, माँ मरेगी, बाप मरेगा, कि बच्चा मरेगा, समझ नहीं आ रहा है। इस बात का तनाव है। लेकिन यादव टोली में जो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हुआ अचानक, वो है कुकरू का बेटा। किसका बेटा? कुकरू। कुकरू का बेटा है कालीचरण। कुकरू का बेटा कालीचरण काली क्रिया खाया है, हर गौरी का खून पिएंगे। कुछ समझ में आया? काली क्रिया मतलब कसम। कुकरू का बेटा कालीचरण काली क्रिया खाया है, हरगौरी का खून पिएंगे। कौन हरगौरी? ये वाला हरगौरी कहाँ गया? उधर वाला हरगौरी से। हरगौरी का खून क्यों पिएंगे? सस्पेंस की बात है, थोड़ी देर के बाद आएगी। अभी आप केवल देखिए कौन से टोले में कौन रहता है, पहले सारे टोले पहचान लीजिए, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए, यादव टोला भी हो गया। इन सारे टोलों के बीच में वो टोला कैसे छूट जाए जो सबसे ऊपर के स्तर का टोला है, उसका नाम ब्राह्मण टोला। ब्राह्मण टोला। उपन्यास पढ़ने के बाद मैं सोचता हूं कि सबसे बड़ा पीस कौन है, तो मेरा मन जिसपे स्थिर होता है वो ब्राह्मण टोले के प्रमुख पे होता है। उनका नाम है जोतखी काका। जोतखी काका ज्योतिषी से बना होगा, ज्योतिष की बात भी करते हैं। एक दो लोगों को मरवा दिया इस चक्कर में इन्होंने, अपने ज्योतिष चक्कर में। ब्राह्मण हैं, रूढ़िवादी हैं। जो बहुत रूढ़िवादी आदमी होता है वो किसी भी नए परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे डॉक्टर साहब ने सोचा कि हैजे से गांव को बचा लूं, हैजे में गांव के गांव साफ हो जाते थे, तो तय हुआ कि कुएं में दवाई डालेंगे हैजे की, ताकि लोग पानी ठीक पिए। जोतकी जी ने घोषणा की है कि डॉक्टर विदेश से आया है, वहां से पैसे खाए हैं, कुएं में जहर मिला दिया है इसने। लेकिन कालीचरण साथ में था, तो गांव के लोगों को पकड़ के, मेले में आए थे सब, घेर लिया आसपास से, एक एक को पकड़ा, इंजेक्शन ठूसा उसको, तब उसको भेजा है। तब जाके गांव में जान बची सबकी, वरना पूरा गांव साफ होने वाला था। तो जोतकी काका के 4 विवाह हो चुके हैं, लेकिन एक साथ नहीं, एक समय में एक। पहली पत्नी के मरने के बाद दूसरी वैकेंसी बनती है, अच्छी बात यह है, एक साथ 4 वैकेंसी का मामला नहीं। चौथी भी मर गई है इस उपन्यास के अंत में। पहली पत्नी को बहुत शौक था मेला देखने का। कोई मेला आसपास, वो मेले में जाती थी, उसको मेले के ब्राह्मण नहीं रखता था। और उसी में मेले में जाते जाते एक बार उसको हैजा हो गया, और हैजा हुआ तो हैजे से मर गई। इसमें जोतकी काका की कोई भूमिका नहीं है, वो हैजे से मरी है। दूसरी जो थी उसको खांसी की समस्या थी, लेकिन हुक्का पीने का शौक था। उसको कईयों ने समझाया हुक्का मत पियो, पर हुक्का रोज पीती थी। खांसी बहुत थी, दमा हो गया होगा, अंत में खांसते खांसते ही मरी। आदमी वही काम करते हुए मरता जो उसको सबसे प्रिय होता है। देखिए, खांसते हुए मर गई, खांसते खांसते मर गई। इसमें ज्योति काका क्या करें बेचारे, उनकी क्या गलती है। तीसरी पत्नी कैसे मरी बताया नहीं, केवल संकेत कर दिया। तीसरी पत्नी की जिद थी कि वो शादी के बाद भी गांव के लड़कों से मिलाप कम नहीं करेगी। सिर्फ इतना लिखा हुआ, उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं हुआ। इस लाइन से आप अनुमान ही कर सकते हैं कि तीसरी पत्नी की जिद थी कि वो शादी के बाद भी गांव के लड़कों से मेल मिलाप कम नहीं करेगी। उसके बाद कोई जिक्र ही नहीं है, तो अनुमान करना पड़ता कैसे मरी होगी।
तो किसी ने मार दिया होगा या काका को पसंद नहीं आया होगा तो उससे मार दिया होगा, लेकिन लेखक जिक्र नहीं कर रहा कैसे मारी। चौथी जो अभी चल रही है वर्तमान में, उसका नाम है कनचीरा वाली। कनचीरा वाली। तो कनचीरा वाली मां बनने की प्रक्रिया में है। ज्योतिकी जी का एक बेटा पहले से है, हालांकि गांव में दबी जुबान में लोग कहते हैं कि ये ज्योतिकी जी का बेटा नहीं है। जिसके बारे में भी बात चल रही है, जो गर्भ में है उसके बारे में ऐसा विवाद है, लोग आपस में बात करते हैं। असल में एक के घर की कहानी खुल गई तो पंचायत में कह रहा है क्या ये सिर्फ मेरे घर की कहानी है, बाकी घरों में ऐसा नहीं होता। ज्योतिकी जी कह रहे हैं कि तुम अपना बताओ पहले। दो जुबान से वो कहते हैं अपना तो देख लो ज्योतिकी जी पहले। जो कंचीरा वाले के पेट में किसका किसी को पता नहीं है क्या, फिर नाम में बोल देते हैं वहां पर लोग, और फिर दबी जुबान में चुप हो जाते हैं। तो जहां जहां लाला डंगामल है वहां वहां क्या नाम है उस दूसरे बच्चे का, जुगल, वहां जुगल भी है, सीधी सी बात। तो कनचीरा वाली मां बनने वाली है और ये भी मर गई है अंत में। क्यों मर गई है, इसकी वजह यह है कि इसको बचाने के लिए इंजेक्शन लगवाना पड़ता। इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर गांव में था, किंतु डॉक्टर पुरुष था। डॉक्टर पुरुष डॉक्टर ज्योतिकी जी की पत्नी को देख ले, ये उनकी आन बान शान के खिलाफ था। ज्योतिकी जी इतनी आन से पीछे नहीं हटे, पत्नी को मर जाने दिया। लेकिन डॉक्टर मेरी पत्नी को हाथ लगाएगा, देखेगा बुखार है या नहीं, और वो क्या होता है लर स्टेथोस्कोप, उसका इस्तेमाल करेगा, इंजेक्शन लगाएगा। इतना कैसे कोई गरिमापूर्ण पुरुष झेल सकता है। इसलिए ज्योतिकी जी ने पत्नी को मर जाने दिया, लेकिन अपनी आन बान शान से समझौता नहीं किया। आप ये समझने कि मैं मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियस नहीं बोल रहा हूँ इस बात को। कई लोग बड़ा सीरियस हो गए, हाँ ये बात तो है, आन बान शान बहुत सही चीज है, गधापन है, गधापन बेसिकली। तो इस मूर्ख आदमी ने अपनी चौथी पत्नी को भी मरने दिया है। 5वां अटेम्प्ट नहीं लिया, उसकी वजह शायद ये है कि अब ये इतने बूढ़े हैं और लकवा मार गया इनको लास्ट में, तो अब तो वैसे भी कोई मतलब बनता नहीं। ज्योतिकी काका का एक ही बेटा है, राम नारायण, जिसको गांव के लोग लाम नारायण बोलते हैं। लाम नारायण ये बहुत चाहते थे कि बेटा भी उन्हीं की तरह विद्वान बने, लेकिन राम नारायण जो है बड़ा अलग किस्म का बच्चा है। उसको गीत गाना बजाना पसंद है, वो संगीत में डूबा हुआ है। अच्छा, शहर में संगीत में डूबा तो लोग कहते हैं कि अपना बैंड है इसका, वाव 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 करते हैं, इसका अपना बैंड है, वाव हाउ कूल। गांव में कोई ब्राह्मण बच्चा कहे मेरा बैंड है तो उससे बैंड बजा देते हैं लोग कि देखो बताओ भांड बन गया है एकदम, ब्राह्मण का छोरा भांड वाले काम कर रहा है। और ये दिन भर रहता है ततमा पासवानों के साथ। कुछ लोग ततमा पासवान टोली में हैं जो कि समाज के सबसे वंचित दलित समाज से आते हैं। ततमा पासवान टोली के लोगों के साथ गीत संगीत में मशगूल रहता है, और बाप इतना दुखी है कि बाप करे तो क्या करे। ये ज्योतिकी काका की कहानी है। अंधविश्वासों के सम्राट हैं, अंधविश्वासों के समुद्र हैं, महासागर है, हर तरह के अंधविश्वास इनके पास है। और अपने ज्योतिष चक्कर में एक महिला को डायन कह के मरवा दिया इसका मस्त आदमी ने। वो हम कहानी पढ़ेंगे आगे चलकर, जिसका नाम है पार्वती की माँ या गणेश की नानी, दो नाम से पुकारते हैं। ब्राह्मण टोले में किसी और का महत्व नहीं है, एक ही व्यक्ति काफी है, एक उल्लू ही काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। चलिए 4-5 टोले हो गए, अब 1-2 टोले जो बचे छोटे मोटे उनको और देख लीजिए। एक टोला है ततमा क्षत्रिय टोला। ततमा क्षत्रिय टोला, और इसी को कुछ तंत्रिमा क्षत्रिय टोला भी कह देते हैं। तंत्रिमा क्षत्रिय टोला, ठीक एक ही बात है। तत्समय कहेंगे तो तंत्रिमा क्षत्रिय टोला है, तद्भव में ततमा क्षत्रिय टोला। क्या होता है ना, जैसे छत्तीसगढ़ में एक शहर है, जिला है, उसका नाम है कबीरधाम। आप में से कोई छत्तीसगढ़ से है क्या, नाम सुना इस जिले का?
ठीक है। अब सरकार ने नाम रखा कबीर धाम, जनता बोलती है कबरधा, तो जनता तद्भव करने में मस्त रहती है, उसे कौन कबीर धाम बोलेगा, पढ़ रहा है कबरधा, और सरकारी नाम क्या है कबीर धाम। तो सरकारी टाइप का नाम क्या है, तंतिमा क्षत्रिय टोला, और वैसे ततमा क्षत्रिय टोला। इस टोले का विशेष महत्व नहीं है, ये बेचारे निम्न कही जाने वाले जाति के लोग हैं और इनको क्षत्रियों का दर्जा ठीक से मिला नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कुछ घर हैं जिनका जिक्र बार बार आता है। उनमें से एक व्यक्ति का नाम है महंगूदास। महंगूदास, कहीं कहीं महंगू लिखा है, घर के ऊपर बिंदी आ भी सकती है, महंगूदास। महंगूदास महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, महत्वपूर्ण है इसकी बेटी, उसका नाम है फुलिया। तो महंगूदास कौन है, फुलिया के पापा। ठीक, फुलिया बहुत छोटी बच्ची नहीं, फुलिया बड़ी उम्र की है, और फुलिया है एक विधवा, बेवा। जैसे एक विधवा झुनिया थी वहां पर, तो झुनिया को तो गोबर मिल गया, तो दोनों की शादी हो गई ठीक से। उस समय बड़ी भारी समस्या है भाई, विधवा अगर है, युवती है, तो कैसे उसकी जिंदगी का निवाह हो। तो उस समय के समाज के सामने बड़ा गंभीर प्रश्न है कि इसका समाधान कैसे निकालें। अब फुलिया समझ नहीं आता कि लेखक क्या बताना चाह रहा है इसके बारे में, उसकी बेचारगी दिखाना चाह रहा है या उसकी मक्कारी दिखाना चाह रहा है, समझ नहीं आता है। ये परिस्थितियों से झुनिया है और मानसिकता में नहुरी है। कुछ बात समझ नहीं है आप लोगों को? नहीं यार, ऐसे गोदान के हैं दोनों, और कहीं तो मत ही जाइएगा, कहीं मेला, कहीं महाभोज में चले गए हों, गोदान में है दोनों, झुनिया और नोहरी। झुनिया क्या है, विधवा है, परिस्थितियां वही हैं, और नोहरी क्या है, थोड़ी चंचल चित्त वाली स्त्री है। कुछ कुछ ऐसा मामला है। फुलिया की पहले शादी हुई थी, पति मर गया था, अब उसके पास इस समय 2 लोगों से साइमल्टेनियस प्रेम चल रहा है इसका। एक का नाम है सहदेव, एक का नाम है सहदेव मिसर। ठीक, सहदेव मिसर। सहदेव मिसर से इसका प्रेम चल रहा है कि वो जबरदस्ती कर रहा है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि शुरुआत में लगता है कि जबरदस्ती कर रहा है, फुलिया उसको नहीं चाहती है, पर बाद में फुलिया ने इस बात को खारिज करते हुए उसको बार बार बुलाया अपने पास, जिससे पता लगता है कि वो उसको पसंद करती है। और सहदेव मिसर के समानांतर शहर में एक व्यक्ति है खलासी, खलासी नहीं खलासी जी। खलासी जी बहुत ताकतवर आदमी है, रेलवे में काम करते हैं। अगर ये पतक्खा दिखा दे पूरी ट्रेन रुक जाती है। अगर ये लाल पतक्खा दिखा दे पूरी ट्रेन रुक जाती है, इतने ताकतवर आदमी है खलासी जी। खलासी जी को जब से पता चला है कि एक विधवा गांव में है, युवती है, तब से वो गांव में ही पहरा ज्यादा दे रहे हैं। ट्रेन कम चल रही है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मेरा ब्याह इससे हो जाए। ठीक है, बाद में हुआ भी है। और जब खलासी जी से ब्याह हुआ, उसके बाद खलासी जी कहीं और भी नजर इनायत कर रहे थे उन दिनों। तो फिर एक तीसरे व्यक्ति हैं पेटमान जी। पेटमान जी ये भी रेलवे में कुछ काम करते थे। फिर पेटमान जी के साथ फुलिया रहने लगी, और जब फुलिया की शादी तय हो गई है होली के एकदम बाद, तो उसको ध्यान आ रहा है कि पिछली होली में सहदेव मिसर के साथ कितना अच्छा समय गुजरा था। तो होली के बाद तो जाना ही है खलासी जी के पास, तो होली पर सहदेव को ही बुला लेती हूँ। समाजवादी है, उसकी प्रेम दृष्टि में उसकी प्रेम दृष्टि में समाजवाद है कि प्रेम का वितरण समतामूलक तरीके से होना चाहिए। प्रेम पूंजीवादी नहीं होना चाहिए कि सारा प्रेम एक व्यक्ति के हिस्से चला गया, नहीं। प्रेम में क्या पूंजीवाद, प्रेम में समाजवाद होना चाहिए। तो जब जाना ही था शादी में, तो शादी तो हो ही रही 4 दिन बाद, तो होली कम से कम आखिरी सहदेव के साथ बिता लेते हैं। तो सहदेव से प्रेम था ही, फिर शादी हो गई। जब शादी हो गई तो उसके बाद खलासी जी ने गड़बड़ की, तो पेटमान जी के साथ हो गई। फिर जब गांव में आई तो लोगों ने कहा खलासी जी कैसे हैं? बोले पता नहीं कैसे होंगे, जैसे होंगे, मेरे लेटेस्ट पति पेटमान जी हैं।
लोगों ने कहा क्या बात है, जबरदस्त। गांव की महिलाएं कह रही कि हमारी बेटी को भी साथ लेके जाना, वो भी मतलब थोड़ा क्या करेगी, उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द होता है ना टटोलना, उसके लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है कि आजकल बच्चे बड़ा इस्तेमाल करते हैं उस शब्द का, मतलब खोजबीन करेगी, टटोलेगी, समाज में अपने संभावनाएं देखेगी, ऐसा कुछ होता है ना। चलिए वो शब्द आएगा तो बताएंगे आपको। अंग्रेजी का शब्द है, सर्च नहीं, सर्च एक बड़ा अच्छा शब्द है, चेकिंग, ऐसे शब्द भी नहीं आएंगे मुझे। एक्सप्लोर करना कि इसको भी ले जाओ, ये भी एक्सप्लोर करेगी संभावनाएं, वहां जाके शायद कुछ संभावना बने। बहुत जबरदस्त बात है। और जब ये गांव आई है, पेटमान जी की पत्नी है, पेटमान जी शहर में है, तो जब ये गांव आई है तो उसको लगा मैं तो मेहमान हूं, मेहमान की हर बात जायज है, तो सहदेव जी को बुलवा लिया है। और जब सहदेव जी के साथ थी, इतने में पता लगा पेटमान जी खुद ही भाग गए और फिर वापस खलासी जी आए हैं। अलग ही मामला है। और बाकी उस जाति की महिलाएं कह रही हैं कि कुछ हमारे बच्चों को भी सिखाओ। उनको कुछ भी नहीं आता है, समझ ही नहीं आता उनको। तो फुलिया जो है इस उपन्यास की बड़ी खतरनाक चरित्र है। और किसकी बेटी है? महंगू दास की बेटी है। महंगू दास के साथ एक और आदमी है, रमजू दास। रमजू दास तो आया ही नहीं, उसका जिक्र आता है, रमजू दास रमजू दास। रमजू दास की जो पत्नी है वो इस इलाके की लड़कियों की सरदार है, सरदारिन या सरदारनी कह दीजिए। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। किस लड़की का अफेयर किससे होगा ये तय करती है। समझ रहे हैं? ताकत समझ रहे हैं? लड़की आती है कि आंटी मेरा उससे अफेयर करवा दो, बोले ठीक करवा देंगे, किसी को बताना मत, करवा देंगे। इस तरह से इसका माहौल चलता रहता है। तो अगर जैसे कि अगर खलासी जी को फुलिया से अपना ब्याह करवाना है तो अप्रोच किसकी लगवानी होगी? रमजू दास की बीवी की। तो रमजू दास की बीवी सही अप्रोच लगाई है, तब जाके फाइनल बात हुआ। कालीचरण ने फाइनल काम किया, लेकिन अप्रोच कहां से लगी, उसके बाद शादी हुई है। और इसी इलाके में एक लड़की है जो फुलिया के नक्शे कदम पर चलना चाहती है, उसका नाम है रमपियड़िया। और इसका रम से कोई संबंध नहीं है, रमपियड़िया। लिख लेंगे इसका नाम ठीक से, रमपियड़िया। तो ओरिजिनल नाम राम प्यारी रहा होगा, लेकिन इसका नाम है रमपियड़िया। और रमपियड़िया अंत में राम को ही प्यारी हो गई है। एक व्यक्ति है रामदास नाम का, ये अंत में उसकी पत्नी हो गई है। अंत में रामदास की पत्नी, रामदास का राम इसका पति हो गया है और राम खुद दास हो गया उसके बाद। तो रामदास जी साक्षात दास की मुद्रा में है इसके सामने, और रामदास जी का अता पता भी आने वाला है आपके सामने। तो ततमा छत्री टोला में से 3 परिवार समझ में आ गए आपको? एक महंगू दास, उसकी बेटी कौन? फुलिया। फुलिया के सारे प्रेमियों का नंबर पता है, नाम और नंबर क्रम पता है। दूसरे रमजू दास की पत्नी, और तीसरी रमपियड़िया। और रमपियड़िया की माँ भी काफी एक्टिव है, दोनों बुलंद आवाज में अनशन कर देती है, कहीं भी अनशन नहीं, सॉरी अंटसंट कर देती है। मेरा आंचल में अंटसंट होता है, अनशन नहीं होता है, अंटसंट। इन सारे टोलों के बाद एक है संथाल टोला, लेकिन संथाल टोला में किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आया है। ये संथाल आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल्स हैं। और आदिवासी समाज का जिक्र गोदान में तो नहीं के बराबर था, इसमें बहुत विस्तार के साथ है। तो संथाल टोला के बारे में सीधे साधे लोग, सरल मनुष्य हैं, सरल स्वभाव है। और लेखक ने विशेष